हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप सर। आज हम लोग क्लास 9th सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशंस चैप्टर्स के 8 लेक्चर को देखेंगे। 8वें लेक्चर्स को आज देखेंगे। पिछले लेक्चर्स पे हमने देखा था अक्टूबर रिवॉल्यूशंस, जिसके तहत लेनिन ने वहाँ की जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी, अंतरिम सरकार थी, उस अंतरिम सरकार के करेंस्की को, यानी लीडर जो करेंस्की थे, उनको उन्होंने पद से हटाया और लेनिन ने उस पर अपना नियंत्रण किया। तो आज हम देखेंगे उस अक्टूबर की रिवॉल्यूशंस के बाद, अक्टूबर की क्रांति के बाद क्या बदलाव आया, यानी अक्टूबर के बाद क्या बदला, व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर। ओके, तो हम लोग एक तरफ से शुरू करते हैं कि अक्टूबर की क्रांति के बाद क्या चेंजिंग आई। तो अक्टूबर की क्रांति के बाद लेनिन ने जो परिवर्तन किए, हम उन परिवर्तनों को एक क्रम से देखेंगे। फर्स्ट नंबर पर लेनिन ने अप्रैल थीसिस के तहत 3 मांग की थी। पहली मांग उसकी थी कि रूस की सेना को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से बाहर कर लिया जाए, अलग कर लिया जाए, जितने बैंक हैं उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए, और जो नॉवल्टी हैं, कुलीन हैं, उनकी ज़मीनों को सामाजिक संपत्ति घोषित करके किसानों में बांट दी जाए। तो पहले 3 कार्य यही लेनिन के देखने हैं। तो फर्स्ट कार्य करता है कि आप देखें कि 24 अक्टूबर जूलियन कैलेंडर के अनुसार और 6 नवंबर ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार अक्टूबर की क्रांति हुई थी। तो 6 नवंबर को लेनिन का रूस की सत्ता पर कब्जा हुआ और उसके अगले ही दिन 7 नवंबर 1917 को लेनिन ने रूस की सेना को, यानी जो रूस की सेना है, उस रूस की सेना को प्रथम विश्व युद्ध से अलग कर देते हैं या प्रथम विश्व युद्ध से वापस कर लेता है या हटा लेता है। इसके लिए लेनिन जर्मनी के साथ एक संधि करता है और जर्मनी के साथ उस संधि के तहत अपनी सेना को वापस कर लेता है। ठीक है ना। सेकंड काम कि जो बोल्शेविक थे, जितने भी बोल्शेविक थे, वो सभी प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जो निजी संपत्ति होती थी, उस निजी संपत्ति के क्या थे, अपोज में थे या विरोधी थे। प्राइवेट प्रॉपर्टी के क्या थे, अपोज में थे या विरोध में थे। तो ये निजी प्रॉपर्टी के अपोज में थे, इसलिए इन्होंने किया का कि जितनी भी लैंड थी, जो लैंड भूभाग था, उस लैंड भूभाग को उन्होंने, या कहें कि इसके साथ ऐसे समझिए कि इसके साथ इन्होंने जितने बैंक थे, बैंक एंड इंडस्ट्री, जितनी बैंक और इंडस्ट्री थी, इन सभी का नेशनलाइजेशन, यानी कि इन सभी का राष्ट्रीयकरण कर दिया। ठीक है ना, इन सभी का नेशनलाइज्ड कर दिया गया। तो दूसरा काम किया लेनिन ने, बैंक और इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि बोल्शेविक प्राइवेट प्रॉपर्टी के समर्थक नहीं थे, उसके अपोजिट थे, यानी विरोधी थे। थर्ड काम लेनिन ने क्या किया कि जितना लैंड था उसे जो है सामाजिक भूमि या सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया, यानी जितना भी लैंड पार्ट था उसे सोशल प्रॉपर्टी, क्या सोशल प्रॉपर्टी घोषित कर दिया। और नोबल्टी, यानी जो कुलीनों की जमीन थी, उस जमीन पर जितने किसान यानी पीजेंट्स थे, उन सभी को खुली छूट दे दी कि वह अपने हिस्से के लिए जमीन पर कब्जा कर ले। उसके ये अप्रैल थीसिस की भी 3 मांगे थी और गद्दी पर बैठने के बाद लेनिन ने पहले अप्रैल थीसिस में रखे गए प्रस्तावों को पूरा करता है। इसके बाद भी कई चेंजिंग करता है। चौथा, हमने आपको बताया था कि जो सेंट पीटर्सबर्ग है उसके बीच से एक रिवर आती है,
जिसका नाम था नेवा। उसके लेफ्ट साइड पर रिहायशी इलाका था और जो राइट साइड पर था उधर इंडस्ट्री एंड लेबर्स के लिए वह स्थान था। तो इसने किया क्या कि सेंट पीटर्सबर्ग में नेवा नदी के लेफ्ट साइड में जो रिहायशी इलाका था, उस रिहायशी इलाके पर बड़े लार्ज हाउस थे, बड़े बड़े घर थे। उन लार्ज हाउसों में उनकी फैमिली के रिक्वायरमेंट को छोड़कर, जो उस लार्ज हाउस के मालिक थे, उनके परिवार के लिए जितनी ज़मीन चाहिए थी, उस परिवार के रिक्वायरमेंट के लिए छोड़कर शेष भवन को क्या कर दिए, छोटे छोटे भागों में बांट दिए या शेष भवन का पार्टीशन कर दिया गया। क्या कर दिया गया? पार्टीशन कर दिया गया। और पार्टीशन करने के बाद उसमें लेबर्स यानी मजदूरों को रहने के लिए दे दिया गया या उनको बसा दिया गया। ओके, समझ आ गया ये चीज। 5 नंबर पर देखें तो 5 नंबर पर क्या हुआ कि जब राजशाही चलती थी, राजशाही शासन चलता था, जिसे हम लोग जारशाही कहते हैं, जब राजशाही शासन चलता था उसको कहते हैं अरिस्टोक्रेसी। तो जब अरिस्टोक्रेसी चलता था या राजशाही शासन चलता था, तो उस राजशाही शासन के समय कुलीन और सामंत जो नोबल्टी लोग होते थे, उन्हें कुछ ना कुछ उपाधि, ठीक है ना, कुछ ना कुछ उपाधि, उपाधि मतलब क्या समझते हैं, टाइटल दी जाती थी। और उस टाइटल की अगर बात करें या उस उपाधि की बात करें, ठीक है ना, तो उस उपाधि को क्या किया गया, बैंड कर दिया गया या समाप्त कर दिया गया। यानी अब कोई भी अपने टाइटल्स का उपयोग नहीं कर सकता था या टाइटल्स का प्रयोग नहीं कर सकता था। 6 नंबर पर क्या किया कि लेनिन को यह लगता था कि इस अरिस्टोक्रेसी के समय, जो ये अरिस्टोक्रेसी था, इस अरिस्टोक्रेसी के समय जो मिलिट्री थी, जो ऑफिसर्स थे, उनका जो यूनिफॉर्म था, उस यूनिफॉर्म को देखकर ही लोगों में एक भय व्याप्त हो जाता था, उनमें वही मोनार्ची सिस्टम की झलक दिखने लगती थी। इसलिए लेनिन ने सोचा कि लोगों के दिमाग से इस मिलिट्री, इस ऑफिसर्स का एक भय हटाना है। तो उसने क्या किया कि यहाँ की जो मिलिट्री थी, सेना, व जो ऑफिसर्स थे, यानी जो ऑफिसर्स थे, इनके यूनिफॉर्म को, यूनिफॉर्म मतलब वर्दी को इसने क्या किया, बदल दिया या चेंज कर दिया। यानी इन सब के यूनिफॉर्म को चेंज कर दिया गया। और 7वां और लास्ट देखें तो लेनिन ने जो बोल्शेविक पार्टी थी, जो यहाँ की बोल्शेविक पार्टी थी, इस बोल्शेविक पार्टी का नेम चेंज कर दिया गया और इसका नाम कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया। यानी बोल्शेविक पार्टी का नाम चेंज करके इसका नाम क्या रख दिया गया, कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है ना, कम्युनिस्ट पार्टी नाम रख दिया गया। तो कुल मिला के ये चेंजिंग आपको याद रखने हैं कि लेनिन जब गद्दी पर आता है तो उसके बाद क्या बदलाव होता है। इन्हें कहा जाता है अक्टूबर के बाद के बदलाव। ओके, अब आगे देखते हैं इन बदलावों का क्या प्रभाव, या बदलावों के बाद आगे की कहानी देखते हैं। आगे देखते हैं कि 1917 में, जैसे हमने बताया था कि अंतरिम सरकार बनी थी तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनी थी और उसका इलेक्शन कराने के लिए लिबरल लोग प्रयास कर रहे थे, लेकिन उसका इलेक्शन हो नहीं पाया था। तो लेनिन जैसे ही गद्दी पर आता है 1917 में ही जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी उसका चुनाव किया गया। कॉन्स्टिट्यूएंट करना है, कॉन्स्टिट्यूएंट
असेंबली, जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है उसका इलेक्शन हुआ। और इस इलेक्शन में अगर कहें तो लेनिन को, या लेनिन के स्थान पर हम लोग क्या कहते हैं, बोल्शेविक पार्टी को, यहाँ पर बोल्शेविक पार्टी को मेजॉरिटी यानी कि बहुमत प्राप्त नहीं हो पाता। मेजॉरिटी मतलब बहुमत प्राप्त नहीं होता। जो 1917 में कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का इलेक्शन होता है, उस इलेक्शन में बोल्शेविक पार्टी अपनी मेजॉरिटी प्राप्त नहीं कर पाती। परिणाम क्या होता है कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली द्वारा लेनिन का जो मेजरमेंट था, जो प्रस्ताव था, जो मेश्योर था, उसको ये क्या करती है, रिजेक्ट कर देती है। लेनिन के मेजर को यानी प्रस्ताव को ये क्या करती है, अस्वीकार कर देती है, जिसके परिणाम स्वरूप लेनिन ने इस कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को ही समाप्त कर देता है और लैप्स कर देता है। और वह कहता है कि इस अनिश्चित काल में विपरीत परिस्थितियों पर युद्ध हुआ था, युद्ध के बाद अचानक सत्ता आई थी, और इस अनिश्चित काल पर हम जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली गठित करते हैं, इससे अधिक डेमोक्रेटिक तो हमारी रशियन सोवियत है, ठीक ना। उसने कहा इससे अधिक डेमोक्रेसी अगर देखें तो ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत है। ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत है। और इसने यहाँ नहीं कि इसको असेंबली को समाप्त किया, बल्कि इसे डेमोक्रेटिक घोषित करने के साथ साथ इसे देश की पार्लियामेंट यानी देश की संसद भी घोषित कर देता है, ठीक है ना। और उसके बाद लेनिन के प्रस्ताव को पास किया जाता है। आगे देखें, लेनिन के द्वारा जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया उसके तहत अब रूस में वन पार्टी सिस्टम, एक दलीय प्रणाली, ठीक है ना, यानी वन पार्टी सिस्टम को लागू किया जाता है। यानी अब कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा रूस में अन्य कोई पार्टी इलेक्शन में भाग नहीं ले सकती है, या कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा कोई पार्टी चुनाव में भाग नहीं ले सकती है। सेकंड काम, लेनिन ने गुप्तचर पुलिस का गठन किया, ठीक है ना। लेनिन ने क्या किया, एक सेक्रेट पुलिस का गठन किया। इसके नाम आपसे पूछे जा सकते हैं, इस सेक्रेट पुलिस का नाम क्या था। तो इसका जो प्राचीन नाम था उसे चेका कहा जाता था। जो सेक्रेट पुलिस थी, इस सेक्रेट पुलिस का जो प्राचीन नाम था उसका नाम क्या था, चेका। इसके अलावा एनकेवीडी व ओजीपीयू के नाम से जाना जाता था। एनकेपीडी व ओजीपीयू, तो तीन नाम हैं, गुप्तचर पुलिस, सेक्रेट पुलिस। गुप्तचर पुलिस का पहला नाम चेका, दूसरा नाम एनकेवीडी, तीसरा नाम ओजीपीयू। ओके। इस सेक्रेट पुलिस का काम था कि फ्रांस के लोगों के बीच ऐसे लोगों का पता लगाना जो बोल्शेविक पार्टी यानी कम्युनिस्ट पार्टी की जो नीतियां हैं उनका विरोध करते हैं, उनको पकड़ना और उन्हें पनिशमेंट करना, यह काम उनको सौंपा गया, या इसका काम इतना होता था। ओके, तो ये टॉपिक खत्म होता है। लेनिन की जो मेजर्स में सिस्टम लाया गया या जो प्रस्ताव लाया गया उसके तहत लेनिन या कहें फ्रांस में गृह युद्ध की स्थिति आती है। तो हम शार्ट में थोड़ा गृह युद्ध के बारे में देखेंगे कि फ्रांस में गृह युद्ध की कैसे स्थिति आई। तो द सिविल वार। ओके, तो द सिविल वार की बात करें
तो ये स्थिति कैसे तैयार होती है, इससे पहले हम लोग एक 3 शब्दों को जानते हैं। आपसे कभी भी पूछा जा सकता है रेड्स कौन थे, ठीक है ना। इसके बाद ग्रीन्स, ग्रीन्स कौन थे, व्हाइट, ठीक है ना, व्हाइट कौन थे, ठीक है ना। तो हमें सबसे पहले 3 चीज जानना है कि रेड्स कौन है, ग्रीन्स कौन है और व्हाइट्स कौन है। तो रेड्स मतलब हो गया बोल्शेविक, बोल्शेविकों को क्या कहा जाता था, रेड्स कहा जाता था। ग्रीन का मतलब है जो सामाजिक क्रांतिकारी हैं, यानी सोशल, ठीक है ना, सोशलिस्ट कर दीजिए, सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज, रेवोल्यूशनरी, ठीक है ना, रेवोल्यूशनरीज, ES लगा दीजिए, RES, ओके। व्हाइट्स कौन थे, व्हाइट्स मतलब जो जार के समर्थक थे, प्रो जार, जारिस्ट कर दीजिए, तो जार के समर्थक, ओके। ये बोल्शेविक हैं, ये सामाजिक क्रांतिकारी हैं और ये जार के समर्थक हैं, ओके। आपसे पूछा जाए व्हाइट क्या है, ग्रीन क्या है, रेड्स क्या है, आप बताना है रेड्स बराबर बोल्शेविक, ग्रीन्स बराबर सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज और व्हाइट्स मतलब प्रो जार, यानी कि जारिस्ट यानी जार के समर्थक, ओके। इसका मतलब क्या है, जार के समर्थक, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, तो यह गृह युद्ध की स्थिति आई कैसे है। इस गृह युद्ध की स्थिति के 2 रीजन। पहला रीजन है कि जैसे ही लेनिन ने यह आदेश किया कि जो भूमि है वो सामाजिक है और सभी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार जमीन पर अधिकार कर सकते हैं, तो रूस की सेना में फूट पड़नी शुरू हो गई। क्यों, सेना के लोग भी किसान थे, जुड़े थे किसानी से और वह युद्ध लड़ते लड़ते ऊब चुके थे। अब वो चाहते थे कि हम भी गांव भाग जाएं, हम भी एक भूखंड पर अधिकार कर लें और हम भी खेती करके जीवन यापन करें। तो पहला रीजन हुआ कि भूमि के पुनर्वितरण के कारण रूस की सेना में फूट पड़नी शुरू हो गई। दूसरा, इस परिस्थिति का लाभ उठाकर ये जितने सोशलिस्ट और प्रो जारिस्ट हैं, सोशलिस्ट और प्रो जारिस्ट हैं, इन सभी ने बोल्शेविक पार्टी के विरुद्ध एक अभियान संचालित किया, या कहें इनके विरुद्ध इनकी निंदाएं करना शुरू कर दिए, विरोध करना शुरू कर दिए। साथ में इनको सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज और जो ये जारिस्ट हैं, इनको अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन आदि का समर्थन मिलना शुरू हो गया। और इन्होंने किया क्या, इन्होंने इस दौरान लूटपाट, डकैती, भूखमरी की समस्याओं आदि को बहुत तेजी से बढ़ाया। यानी इन्होंने लूटपाट कराई, डकैती कराई, मारकूट कराई। इस तरह से इन्होंने क्या किया, यहाँ सिविल वार तैयार करने का प्रयास किया। लेकिन एक चीज़ और समझना है कि ये जो जारिस्ट थे, ये जारिस्ट जो है ये क्या थे, निजी प्रॉपर्टी, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, निजी संपत्ति के समर्थक थे। ये सब क्या थे, निजी संपत्ति के समर्थक थे। तो इन लोगों ने, जार के समर्थकों ने उन किसानों के प्रति बहुत ही क्रुद्ध व्यवहार किया, बहुत ही कड़ा सख्त रवैया अपनाया, जिन किसानों ने इनकी जमीन पर कब्जा किया था। जिन किसानों ने इनकी जमीन पर कब्जा किया था उनके विरुद्ध इन्होंने सख्त रवैया अपनाया और उसका परिणाम हुआ कि धीरे धीरे इन सोशलिस्ट और प्रो जारिस्ट का प्रभाव कम होने लगा और इन रेड्स यानी बोल्शेविक पार्टी का प्रभाव बढ़ने लगा। और इसका प्रभाव इतनी तेजी से बढ़ा या इतनी तेजी से इंक्रीज किया कि 1920 तक पूरे रसिया में
बोल्शेविक पार्टी का नियंत्रण स्थापित हो गया। ओके, आज यहीं तक। नेक्स्ट क्लास पे हम लोग समाजवादी समाज का निर्माण देखेंगे, ठीक है ना। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।